सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि बलूचिस्तान हो, पंजाब या फिर इस्लामाबाद, सियासी हंडिया में उबाल पर उबाल की सूरत हाल बन रही है। सियासत तो सियासत, सहाफत में भी घुमसान की जंग जारी है। आज मामले खुसूसी शहबाज गिल ने आसमा शिराजी के कॉलम पर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया कि पिछले 3 से 4 माह से लगातार एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा अखलाकी गिरावट के मामले पर बात करना बहुत जरूरी है। खातून अव्वल पर बार बार हमला किया जाता है, ताहम मोहतरमा कुलसूम नवाज की जात पर कभी कोई बात नहीं की गई। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान के साथ कोई इख्तलाफ है तो तनकीद करें, मगर खातून अव्वल इमरान खान की बीवी होने से पहले इस कौम की बेटी और एक माँ भी है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का मकसद इनको गाली देना है। आप बकरे कटने, जादू टोने और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। आपको कोई स्कैंडल नहीं मिला तो जादू टोने और सुइयों तक पहुंच गए हैं। आपके वालिदैन को आप पर शर्म आती होगी, यकीनन उन्होंने ऐसी तरबियत नहीं की होगी। इसी मामले को लेकर एक जंग सोशल मीडिया पर भी जारी है, जबकि दूसरी तरफ सियासत में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ फिर सफबंदी की तैयारियों में है। अब तक एहतजाजी तहरीक अपनी अपनी के खातिर खा जो अपनी अपनी की तहरीक है उसके खातिर खा फवायद सामने नहीं आए। इसलिए अब खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिशों में है। पहले पंजाब में अदम इतिमाद का दाना पीपल्स पार्टी नून लीग को डालती रही, अब नून लीग यही ऑफर पीपल्स पार्टी को कर रही है कि वो बुजदार को हटाने के लिए 20 से 22 की गिनती पूरी कर ले तो बात बन सकती है। लेकिन मसला ये है, मुफाहमत और मुजाहमत के नाम पर नून लीग के अपने एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे तो दोनों पार्टियां कैसे करेंगी। सवाल यह भी है कि नून लीग की इस ऑफर के बाद क्या पीपल्स पार्टी को पीडीएम में भी वापस लिया जाएगा या नहीं। पहले इस्तीफे या लॉन्ग मार्च के मामले पर इत्तेफाक हो गया या नहीं, इसका जवाब वक्त आने पर मिलेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को जो मसला सबसे ज्यादा तंग कर रहा है वो महंगाई का है। तब्दीली के वजीर चीजें महंगी होने पर उल्टी सीधी मंतक देते थे, अब इस लिस्ट में गवर्नर स्टेट बैंक साहब भी शामिल हो गए हैं, जिनका कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आया सो आया, लेकिन इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा फायदा हो गया। लेकिन सवाल तो पाकिस्तान में मौजूद अवाम का है कि इनकी जान महंगाई से कब छूटेगी। अब तो इंटरनेशनल जरीदे द इकोनॉमिस्ट की गवाही भी आ गई है कि पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में 4थे नंबर पर है। क्या तब्दीली के वजीर मुशीर इसे भी तब्दीली सरकार का एजाज़ करार देंगे या वक्त की नज़ाकत को समझकर महंगाई की पेशबंदी की जाएगी। इसी अवामी मसले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाबडोगात हैं और आज हमें ज्वाइन करें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे माशियात हैं। कुछ देर में हमें गुलाम रज़ा साहब भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बल्कि गुलाम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये फरमाइए कि महंगाई बढ़ी है, हर कोई कह रहा है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साथ हमने देखा कि IMF की ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि महंगाई कम होगी और बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ने वाले हैं। तो ये दो चीजें तो हमें मुख्तलिफ लग रही हैं। देखिए, जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि आने वाले महीनों में महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो IMF की जो रिपोर्ट है इसको तो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे और अभी IMF हमारे ऊपर दबाव डालेगा, आप देखिएगा कि शरह सूद में इजाफा कर दें। हमारे कर्जे बेतहाशा बढ़ रहे हैं, सरमाया बैरूनी सरमायाकारी गिर रही है, रुपए की कदर आपने देखा दबाव का शिकार है। तो ये कहना ही मेरे ख्याल से कोई, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मगर इसका कतई कोई इम्कान नहीं है। दुआ हमारी यही है कि हमारे मुल्क से महंगाई कम हो, लेकिन फिलहाल इसका इम्कान कतई मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। और रोजगार के मौके का IMF कह रहा है, आपको उस पर भी यकीन नहीं? नहीं, देखिए, रोजगार का तो ऐसा है ना कि अगर जो इस हुकूमत के 4 साल हैं पूरे हो रहे हैं, इसमें औसत शरह नमू जो है वो है 2.6% सालाना, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5 और 5% से कम हो तो रोजगार नहीं होता। लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे कि रोजगार दिया जा सकता है, और वो ये है कि एहसास प्रोग्राम जो है उससे आप कम से कम जो है ना 50 अरब रुपया अलग कर लें, और बैंकों को ये हिदायत की जाए कि प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, छोटे किसान हैं, उन सबको 2 लाख 1.5 लाख कर्जे दें, लाजमन दें, ताकि वो अपना रोजगार खुद बनाएं। लेकिन उसके लिए बैंक्स ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना, इनके पास अपना पैसा लगाने के लिए कुछ नहीं है,
तो अगर एक आदमी को 2 लाख रुपए आप कर्जा देते हैं, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, छोटे किसान को, घरेलू खातून को, तो 50,000 जो है आप उसको दे दें, जो आपने 50 अरब रुपए अलग किए हैं, तो इस तरह से 200 अरब रुपए के कर्जे मिलेंगे, 50 रुपए के, 50 बिलियन के लिए, और रोजगार जो है रोजगार मिलेगा। लेकिन शर्त ये रखें कि अगर वो कर्जे वक्त पे वापस करता है तो ये जो 50 दिए गए हैं ये माफ हो जाएंगे, क्योंकि तो वैसे भी आप दे रहे थे। तो ये वाहिद तरीका है जिससे कि रोजगार मिल सकता है। अगर कोई और दावा करते हैं तो गैर हकीकत पसंदाना है, नहीं होगा। फिलहाल जब आपका शरह शाहिद साहब ये बार बार ये हमें बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो बाकी ममालिक से अभी कम है, और ये कहा जा रहा था कि दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर महंगाई बहुत तेज़ी से महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन अब जो इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान महंगाई में चौथे नंबर पर है। तो इस पर अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ? नहीं, ये सियासी बयान दे रहे हैं। मैं देखो एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, उनके पास तमाम जो एशियाई ममालिक हैं उनकी फिगर्स होती हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में, खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। ये रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। लेकिन हमने जब दूसरे मुल्कों को, अपने पड़ोसी मुल्कों को देखा है, भारत हो गया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन सब मुल्कों में पाकिस्तान से महंगाई कम है। फीकस आमदनी इन मुल्कों में ज़्यादा है। तालीम और सेहत में वो पाकिस्तान से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इन मुल्कों में गंदम सस्ता है, चीनी सस्ती है। तो ये जो मुकाबला करते हैं ना अपने मुल्क में, अगर आप आवाम को गलत बात बताएंगे, इससे लाख जगह बेहतर है कि जो हकीकत है वो तस्लीम कर लें और फिर ये बताएंगे कि हमारी नई हिकमत अमली ये है। अगर आप लीपा पोती करके गलत हकाइक बताएंगे कि अब देखिए 43 में से 38 ममालिक में महंगाई जो है वो पाकिस्तान से कम है, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा है। मगर जो हमारी, हम तो अपना खित्ते का साहब एक मिनट शाहिद साहब, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी के टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएगी, उन लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो डिजर्व करते हैं, तो इससे कितना इम्पैक्ट आ जाएगा महंगाई पर या बेरोजगारी इसमें? चूंकि ये भी शामिल करें कि पेट्रोल जो है उस पर अब सब्सिडी दी जाएगी, रिक्शा, मोटरसाइकिल या अवामी सवारी, उसका सोचा जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो है सब्सिडी मजीद बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये मेरे ख्याल से अपने मुल्क के साथ देखिए हुआ है कि पेट्रोलियम में जब आप हम तस्लीम कर लें कि उसमें जो मसला पैदा हुआ है वो ये हुआ है कि 21 रुपए 1 लीटर पर मई से अब तक गिर गया $1 के ऊपर। मतलब ये था कि जो $100 में आप कोई चीज़ इंपोर्ट किया करते थे वो आपसे कुछ पहले वो 12,100 रुपये बनता था उसका, अब बन रहे हैं 17,400। तो ये तो मालियत तो पहले ही बढ़ गई ना, फिर उसके बाद उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। तो ये तो असल जब तक रुपए की कदर गिरेगी तो ये कोई ताकत जो है ना रोक नहीं सकती इसको। अलबत्ता हुकूमत ने ये किया है, कोशिश की है कि वो जो उनका पेट्रोलियम लेवी था उसमें कोई जो है ना तकरीबन 135 अरब की कमी की है 3 महीने में, लेकिन उससे बजट खसारा बढ़ेगा। तो ये देखने की चीज़ है, हमारे पास वसाइल नहीं है। हुकूमत ने GST भी कम किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे फिर बजट खसारा बढ़ेगा। असल चीज़ ये है कि जब आपके रुपए की कदर इतनी ज़बरदस्त गिरेगी कि $1 लाख के इम्पोर्ट पर 50 लाख रुपए का फर्क पड़ता है सिर्फ रुपीस उसके कन्वर्जन करने में, फिर उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है इस किस्म की बातें करना। और सब्सिडी जो आप बात जी शायद सिद्दीकी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से IMF का हमने प्रोग्राम लिया, तो ये प्रोग्राम जो था इसके कितने पैसे हमारे पास अभी तक जो हैं वो आए हैं, और हमने क्या ऐसी बातें उनको लिख के दे दी हैं जिसमें हर रोज़ नए से नए मुतालबात IMF के सामने आते हैं, जिससे कौम का एटलीस्ट आम शहरी का कचूमर निकलता जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कौम को सही बात नहीं बताई जा रही। पहले तो हम ये तस्लीम कर लें, IMF का जो नुस्खे होते हैं वो तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान जैसे लोगों के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसमें कतई किसी को कोई शुबा नहीं है, उनका अपना एक एजेंडा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर IMF, हमारे जो मुशीर ख़जाना साहब बैठे हैं, उनसे एक बात करता है कि जब आपका 3 महीने में जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं हुकूमत के हैं, हमारा तिजारती खसारा जो है दुगने से ज़्यादा हो गया। आपने देखा $11.7 अरब हो गया, ये दूना हो गया। दूसरी तरफ भी देखते हैं कि हमारा जारी हिसाबात का खसारा वो जो है वो तकरीबन $3.4 अरब है, जब इससे पहले वो सरप्लस में था। महंगाई हमारी बढ़ गई और आपका जो है वो सर्कुलर डेट जो है वो आपका जो इतना 5 साल में था उतना ही 3 साल में हो गया। तो फिर वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इस सूरत हाल में मसला सिर्फ हल एक ही है, और वो हल वो है जो इमरान खान साहब ने 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी कि हम 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी
टैक्सों का निज़ाम नाफिज कर देंगे और वो वजूहात दूर करेंगे हंगामी बुनियादों पर जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। वहाँ उन्होंने बात की ये सियासी तौर पर ये करना मुमकिन नहीं है, ताकतवर तबके नाराज होते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो फिर इस बात पर तय किया, अगर ये आप इस्लाहात नहीं कर रहे, आप हम जो है जून में जब हम रिव्यू हो रहा था, अगर उससे चले गए थे तो शराइत कम सख्त होती। हमने तो मोहलत मांगी थी चंद महीने की कि हम ठीक करके लाएंगे। इस दौरान में मईशत और ख़राब हो गई। तो अब वो ये कहते हैं हम तो बजट खसारा आप कंट्रोल कर दें, करंट जो आपका करंट अकाउंट खसारा है वो ठीक कर दें, इस्लाहात आप करना नहीं चाहते, तो फिर क्या रह गया रास्ता? रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, कई सौ अरब रुपए की कदर गिराएं, शरह सूद बढ़ाएं, तो वही मुतालबा, और उसके अलावा कोई हल नहीं है। हल वो था जो इमरान खान साहब ने दिया था, वो ही वहाँ जाके माजरत कर लेते हैं कि जो ताकतवर तबके हमें दे रहे, तो फिर क्या करें? शाहिद साहब, एक नई बात जो सामने आई, रजा बाकिर साहब इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं इकोनॉमी को, गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्होंने कहा कि जी अगर रुपया गिरा है तो इसके फ़ायदे भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसका फ़ायदा हुआ। यानी वो पहले $1 भेजते थे तो यहाँ मिलते थे जनाब 150 तक आ गया था काम, अब वो 174 पर चला गया है, $1 174 पर, उनके ख़ानदानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा ये कि अगर आप डिवैल्यू करते हैं तो एक्सपोर्ट्स बड़ी बढ़ती हैं, तो चीन पर ये एतराज़ एक दौर में होता था कि जी अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपनी पैसा डिवैल्यू करता चला जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं इसका फ़ायदा होता? देखिए, मैं तो ये बयान पढ़ के परेशान हो गया। मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि $55 अरब की हमारी इंपोर्ट है, आपको भी पता है, जिसमें तेल की इंपोर्ट्स भी हैं। अगर वो आपका जो है वो 21 रुपये फी डॉलर गिरा है 5-6 महीने में, तो आपका इंपोर्ट बिल पाकिस्तानी करेंसी में कितना हो गया? उस पर हुकूमत को टैक्सेस ज़रूर मिलेंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह, लेकिन आपकी महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? $55 अरब। इसलिए कि 21 रुपये सिर्फ पेट्रोल में, मैंने आपको बताया कि $1 लाख पे को 49 लाख का फ़र्क पड़ता है, फिर उस पर ड्यूटी लगती है। ये क्यों भूल रहे हैं कि जनाब हमारे जो कर्जे हैं वो 2000 अरब रुपये बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में बढ़ गए हैं। 2000 अरब रुपया जो हम कर्जों की अदायगी के मद में रुकूम मुख्तस कर रहे थे डेट सर्विसिंग के लिए, उसमें कोई 200 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। ये भी तो बताएं ना फिर आप। और तीसरे ये भी बताएं वो जिन लोगों को वो रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों को भेज रहे हैं, जहां उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वहां भी तो उनकी जेब से महंगाई तो निकल रही है। अच्छा, और एक और सर आखिर में जुमला मैं आपको बता जी 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 फरमाइए। जी शाहिद साहब, मैं तो ये इन्होंने कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदल दिए, कितने फाइनेंस सेक्रेटरीज बदल दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। क्या गवर्नमेंट ये पहले दिन से ही इकोनॉमी को संभाल नहीं सके? क्या इनके पास हुनर नहीं है, इनको पता नहीं है? वजह क्या है, ये इकोनॉमी इनसे क्यों नहीं संभल रही? देखिए, वजह बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने आपसे अर्ज किया था अभी कि इमरान खान साहब ने जो 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, उसका बहुत डिस्कशन हुआ था, उससे बेहतर हिकमत अमली कोई नहीं थी। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई उसमें यह था कि हम 100 दिन के अंदर विद इन 100 डेज ऑफ कमिंग इनटू पावर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। उसका मतलब क्या है कि जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स देगा, GST को हम नीचे ले आएंगे, पेट्रोलियम लेवी को हम ख़त्म कर देंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, तो कोई 3000 अरब रुपये हुकूमत को मिल जाता और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम हो जाते, तो महंगाई कोई 4 या 5% पर आ जाती। तो वो, लेकिन वो नहीं, 100 दिन क्या, वो तो 5 साल में भी नहीं किया और ना करेंगे। दूसरी हिकमत अमली थी कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है, वो नहीं की। ये दोनों इस्लाहात वो हैं जिससे जो ताकतवर तबके हैं, माफिया है, उसको आप अशराफिया कह ले, हुनके नाजायज मुफादात मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। और हुकूमत किसी वजह से, वो तो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, टाइम की कमी है, हुकूमत में बैठे हुए हैं, टाइम की कमी है। शायद हसन सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर हमें वक्त दिया। मुझे ये बात भी याद आ रही है कि इमरान खान साहब कहते थे कि बिजली का जो मामला है जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, वो और महंगाई, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है, तो अब और बढ़ गई। अब तो मुझे लगता है उनकी तो नींद और कम हो गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि जी इमरान खान साहब की नींद जो रह गई है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अब लॉन्ग मार्च की तैयारी है और पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि अब तक तो ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती है, अगर पीपल्स पार्टी की बातें मानी जाती तो लॉन्ग मार्च भी हो गया होता और हुकूमत भी घर चली गई होती। हमारे साथ गैर अखलाकी सलूक किया गया और पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम के इशारे पर चलती है नहीं। वो कह रहे हैं कि जी जो कहा गया जी ये किसी के इशारे पर हैं और इसलिए निकले और ये सब कुछ, और इस्तीफे की शर्त रख दी गई। अब ऐसे में इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी अगर कहे तो PDM में इसको वापस लाया जा सकता है। गुलाम रज़ा साहब, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, ये बातचीत चल रही है और अंदरूनी खाना काफ़ी सारी जो होमवर्क है काफ़ी सारा वो भी मुकम्मल हो चुका है और दोनों सियासी जमात के रहनुमा जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं
कि जो लॉन्ग मार्च होगा तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत तमाम अपोजिशन वो उसको पूरी तरह से पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी शुरू किया जाए तो साथ मिल के किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐसी वाइब्स आई हैं और उनको मुस्बत पैगाम रसानी हुई है कि वो अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। बुनियादी तौर पे आज की जो खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत थी उसके मौका पे जो नैयर बुखारी साहब ने कहा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके ऊपर अभी भी अपोजिशन रहनुमाओं के अपोजिशन के जो नून लीग है और दीगर जमातें हैं उनके मौलाना फजल रहमान हैं उनके एतराज़ात हैं कि ये डिच किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है या मौलाना फजल रहमान है उन्होंने। तो इस लिहाज से मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ खासा सख्त था और वो ये कहते थे कि इनको हमने फ़ारग किया है तो हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कोशिश की और उनकी कोशिश बराबर साबित हुई। मौलाना फजल रहमान अब इनको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो तंजीमी ढांचा है वो इस तरह का बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहा जा सकता। उसको आने वाले दिनों में ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए तो बिल्कुल हो सकता है, अभी तो उसका लेकिन अभी वजूद नहीं है। जो उस नून लीग पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, इस पर दोबारा आते हैं। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब के एक तरफ कहा जा रहा है जी PDM फौत हो गई, ये कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, एहसन इकबाल साहब, फिर पहले शहबाज शरीफ साहब, कौमी हुकूमत माइनस इमरान खान, और साथ ये भी कहते जी कि इमरान खान ने अगर देखा कि नून लीग को इक़्तिदार मिलने लगा है तो वो मार्शल लॉ लगवा देंगे। तो ये आपको लग रहा है कि ये एक लॉन्ग मार्च की तरफ, ऐसा लॉन्ग मार्च जिससे हुकूमत चली जाए उस तरफ हालात जा रहे हैं और कोई कौमी हुकूमत उसकी कोई राह बन रही है, क्योंकि मान रहे हैं इमरान खान के अलावा कौमी हुकूमत चाहिए? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि कौमी हुकूमत कैसे बनेगी। मेरा मतलब है कि क्या इसी सेटअप में चेंज आ जाएगा, कोई यही पार्लियामेंट जो है कोई एक नया प्राइम मिनिस्टर चुन लेगी, क्या PTI और अपोजिशन जो है वो मिल जाएंगे और जो PTI है वो माइनस इमरान, क्या वहाँ से लोग जो हैं वो माइनस इमरान करने के लिए तैयार हो जाएंगे और किसकी लीडरशिप में सारे इकट्ठे होंगे, या दूसरी सूरत हाल ये है कि फिर असम्बलियाँ टूट जाएँ। असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर 3 महीने का सेटअप है, उसको आगे कैसे लेके जाया जाएगा, वो तो एक इंटरम गवर्नमेंट है, उसका काम है इलेक्शन करवाना। कौमी हुकूमत से मुराद तो यही है कि सारी साहब तो आ चुके, अगर काफ लीग आ जाती है, GD आ जाती है, MQM है, इन जमातों में से कोई 2 भी आ जाए तो मेरा ख्याल है हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर किसका बनाएंगे, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, किसके बैनर तले ये सारे इकट्ठे होंगे? बल ये एक लंबा सवाल है। अच्छा। जो मेरी इतलात है वो ये है कि फिलहाल PMLN जो है वो उन्होंने अपनी मैथ मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है। 6 महीने का टारगेट है उनके जहन में। 6 महीने में वो चाह रहे हैं कि 6 महीने तक हम इतना मोबिलाइज कर लें लोगों को कि 6 महीने के बाद हम एक लॉन्ग मार्च करें। अच्छा। और उस लॉन्ग मार्च में वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि फिर पार्टी उनके साथ हो, उनको ज्वाइन करे और ये इस्तीफ़ों की कंडीशन नहीं होगी। ये नून लीग के जहन में है कि इस्तीफ़ों पर पे पार्टी किसी सूरत में नहीं मानेगी। मेरी बहुत सारे नून लीग के लोगों से बात हुई है, वो इस चीज़ पे तैयार हैं कि बगैर इस्तीफ़ों के वो हमारे साथ आ जाए। अच्छा। और उनके साथ लॉन्ग मार्च में उनका साथ दे, क्योंकि पे पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और वो ये चाह रहे हैं कि एक वो उसकी एक अपनी ताकत है। वो ये चाह रहे हैं कि वो पार्टी अगर उनके साथ लॉन्ग मार्च में जाती है तो उससे वो जो उनका एक बड़ा मजबूत कट हो जाएगा। तो ये 6 महीने तक सोच रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 6 महीने में किसी हद तक ये पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक आगे आ जाए, क्योंकि नून लीग कोई ऐसी शर्तें नहीं रख रही जिसकी वजह से पार्टी जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल ना हो। ये बड़ी खबर दी है जी बाबर डोगर साहब ने। 6 महीने का प्लान बना लिया है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आना चाह रही है आगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब 6 माह वो लगा लें, अगर हम ये फर्ज करते हैं कि जी उसके बाद लॉन्ग मार्च होता है, चंद दिन वो भी रहेगा, तो फिर क्या इंटरिम सेटअप की तरफ जाएंगे जी? मजबूर कर दिया इमरान खान को, तो बात तो वो 1 साल की आ जाती है। तो यानी उसमें एक इलेक्शन जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों जा रही है अगले साल में इलेक्शन। 2000 जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, 2022 जो है वो 2022 जो है वो इलेक्शन ईयर है। अच्छा। और इलेक्शन होंगे इसमें जी बिल्कुल। ये तमाम सियासी पार्टियों ने जो जितनी भी अभी तक की मुशावरत बातचीत हुई है, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है अभी से डेवलप किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस का ऐलान कर दे।
और अगर इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाता है तो आप जानते हैं कि 2-3 माह के अंदर इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। उसी तरह से उसी टाइम पे 1 साल अर्ली इलेक्शन जो है ये उसके लिए तगोदो तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मतम नज़र है वो इस वक्त ना तो इक़्तिदार हासिल करना है, ना उनका मतम नज़र ये है कि वो लॉन्ग मार्च से इस हुकूमत को गिरा दें। वो गारंटियाँ मांग रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन हो वो साफ़ शफाफ हो और कोई जिस तरह से किसी न किसी हवाले से कभी पंक्चर लगा के, कभी RTS बैठा के, कभी कुछ ना कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं, तो प्री एंड पोस्ट जो रिगिंग है वो ना की जाए, उम्मीदवार ना तोड़े जाए। एक मिनट गुलाम साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हम हमेशा रिगिंग की वजह से आए हैं, तो नून लीग तो खुद ये यानी वो साफ शफाफ इलेक्शन वो है जिसपे नून लीग को इलेक्शन जीतने का मौका मिले। पीपल्स पार्टी के लिए साफ शफाफ वो है जिसमें पीपल्स पार्टी शाहिद खान कहती है हमने सब हमेशा रिगिंग की है तभी आए हैं इख्तिदार में। जी वो एक कैनवस जो है, बड़े कैनवस पे उन्होंने बात की थी, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि यहाँ क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक होने वाले जो इंतखाबात हैं वो तमाम के तमाम इंतखाबात रिग्ड हुए हैं। और फिर उनसे ये जब सवाल क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, उनसे कहा गया कि ये आप भी आए थे रिगिंग से, उन्होंने कहा बिल्कुल, तो हमारी हुकूमतें भी जो बनी है वो कैसे साफ शफाफ इलेक्शन से बनती आ रही हैं। अगर वो नून लीग को इख्तियार ना मिला तो फिर साफ शफाफ तो ना हुए। नहीं, वो देखिए पिछला 2018 वाला इंतखाब है वो तो अंधों को भी नज़र आता है कि वहाँ पे जो मैनिपुलेशंस की जा रही थी, किस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा था सियासी पार्टी के एक प्लेटफार्म पे कि लोगों को इकट्ठा और 2013 तो आप जहांगीर 2013 तरीन जो है जहांगीर तरीन जो हैं उनकी आप बात सुन लें कि उनको पंजाब में और उनको मरकज में क्या टास्क मिला था और किस तरह से आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब नाराज होकर कोई बंदा कहेगा तो वो बात और तरह हो जाएगी। उस वक्त कहते कि जब वो इसका हिस्सा थे तो और बात थी, अब तो वो नाराज रहे हैं तो उनकी अहमियत नहीं रहेगी। बहरहाल नाराज नहीं, वो तो अब भी हिस्सा हैं, वो तो अब भी हिस्सा हैं, वो तो कह रहे हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। हम पंजाब हुकूमत गिराने की अब बात हो रही है, आखिरकार पीपल्स पार्टी की बात मान लेगी नून लीग की तरफ से। पीपल्स पार्टी कहती थी कि पहले बुज़दार को उठाएंगे फिर सेंटर में जाएंगे, तो अब नून लीग इसके लिए तैयार हो गई है। नंबर किस तरह पूरे किए जाएंगे, क्या वही जो यूसुफ ज़गिलानी साहब ने जिस तरह किया था वही काम अब होने लगा है पंजाब में? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। बुज़दार सरकार को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ता हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी ज़रूर करें ये काम, और कमर ज़मान कायरा साहब को कह दिया कि जी आप कोई 20-25 लोग तैयार कर लें और अब सीनियर लीडरशिप जो है इस मामले पर इकट्ठी हो। दोनों में राब्ते के लिए चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। अब पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि जी 20 से 25 बंदे आप अरेंज कर ले पंजाब में जो टूट जाएँ या यानी जो अदम एतमाद की तहरीक में साथ दें, तो बुज़दार सरकार गिर जाएगी। और कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि जी इससे कहीं ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं अगर दोनों जमातें मिल जाए। अब यूसुफ ज़गिलानी साहब जब सेनेटर बने थे तो कौमी असम्बली से ये गेम हो गई थी, यानी जो तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी थी वो खो दी थी और यूसुफ ज़गिलानी साहब सेनेटर बन गए और हफीज़ शेख साहब जो हैं वो नहीं जीत सके थे। तो वही गेम नून लीग चाहती है कि जी वो चला दे, पीपल्स पार्टी वो जादू चला दे, लेकिन उसमें मरीम साहब ने कहा था जी टिकट बिका है। तो अब ये बताएं बाबर डोगर साहब के ये कर सकेंगे ये काम, ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं वैसे? अच्छा उसामा साहब, नून लीग ने कल भी एक मीटिंग की और अंदर की खबर मैं आपको दे दूं कि नून लीग कतई इंटरेस्टेड नहीं है कि पंजाब में कोई तब्दीली आए। तो फिर ये ऑफर्स वो अगले साल का टारगेट करके बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन का साल है तो डायरेक्ट इलेक्शन में जाएं। वो पंजाब में तब्दीली के हक़ में नहीं है। वो कतई ये नहीं चाहते कि ये तो कुछ 6-8 महीने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे गिरे और एक नया यहाँ पर बकर मंडी खुल जाए और सारा वो जो गंद है पंजाब गवर्नमेंट की पूरे परफॉर्मेंस का वो अपने सर पे डाल लें। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ पे तुली हुई है कि पंजाब में जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आई जाए। जिस तरह से अभी बात की जा रही थी 6 महीने के बाद नून लीग जो है वो ये चाह रही कि हम एक लॉन्ग मार्च करें और वो चाह रही कि पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत करे और अनकंडीशनल करे। तो ये एक CBM है। अच्छा। तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाह रही कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए और वो ये क्लेम करें कि उनके पास 22 से ज़्यादा लोग हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ,
जहांगीर तरीन ग्रुप से नून लीग के राब्ते थे, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पीटीआई को छोड़ने पे तैयार नहीं है। अच्छा। फिलहाल वो पीटीआई के खिलाफ वोट देने पे तैयार नहीं है। और उनको रायतें भी मिल रही हैं, वो आपके सामने हैं कि एफआईए में उनके केसेस दबे हुए हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो बाहर भी चले गए हैं। और उनके जो एमपीएज हैं या उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी फिलहाल उनको डेवलपमेंट फंड भी मिल रहे हैं, वो खुश हैं। तो नून लीग को ये उम्मीद है कि अगर नो कॉन्फिडेंस की मूव लाई भी गई तो वो कामयाब नहीं होनी, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी के पास ना नंबर गेम है ना ये नंबर गेम पूरी होनी है। लेकिन चौंका दोनों पार्टियां एक दूसरे के करीब आना चाह रही हैं। मादी में जो तलखी पैदा हुई है उसको कम किया करने के लिए, आगे इकट्ठा चलने के लिए, क्योंकि पहला मकसद तो ये है कि ये गवर्नमेंट 6 महीने के बाद गिराई जाए और 2022 इलेक्शन का साल हो। अच्छा। तो इस सिलसिले में नून लीग भी पार्टी के साथ इतना कोऑपरेशन करने को तैयार है कि ठीक है आप नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन नंबर गेम जो है वो पार्टी ने पूरा करना है। वो जो 22 वोट है वो पार्टी ने लेके आने हैं। मसला ये है कि जब आप अदम एतमादी की तहरीक लेके आते हैं जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, तो अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी करनी है। आपने यहाँ पर 186 बंदे शो करने हैं, तो नून लीग को ये पता है कि 186 बंदे पूरे नहीं होने। चौधरी परवेज़ लाई किसी तौर पे पीटीआई का लाइन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सिनेरियो में उन्होंने कहा कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप नंबर गेम पूरा कर लें। जो उनको लगता है कि नहीं हो सकेगा, तो अगर गुलाम साहब मरियम भी ये कह चुकी हैं कि जी हम इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब में बुज़दार की गिराने को, क्योंकि अच्छा है जितना अरसा रहेगा हमारा ही फ़ायदा है, डिलीवर नहीं करेगा, ऐसी गिरा कर तो हम खाम खा सियासी शहीद इनको बना देंगे कि जी टाइम नहीं पूरा करने दिया गया। अगर इसी थ्योरी को आप विफाक में रखें तो फिर तो वही बात है कि इमरान खान को अगर आप 6 महीने पहले गिरा देंगे वो तो यही कहेंगे कि जी मुझे तो वक्त नहीं पूरा करने दिया गया और अब मैं भी नहीं करने दूंगा किसी को टाइम पूरा। वो तो फिर यही सलूक होता रहेगा, यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं 5 साल चलने देगा। बिल्कुल नून लीग की पूरी कोशिश है कि बुज़दार हुकूमत इसी तरह से कंटिन्यू करे, बल्कि उनकी तो ख्वाहिश ये भी है कि बुज़दार को भी तब्दील ना किया जाए, कोई इसका मुतबादल जो है इनका वो ना लाया जाए। तो ये तो क्योंकि पूरे पंजाब की गवर्नेंस और जो कुछ वहाँ पंजाब में हो रहा है तरक्की के हवाले से या दीगर जो ऐसे मामलात हैं जिनमें बराह रास्त अवाम जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, उसमें तो वो चाहते हैं कि ये इससे भी कोई अगर बुज़दार से भी 100 गुना नीचे को शख्स हो तो उसको पीटीआई ले आए, तो उनके लिए तो बड़े फ़ायदे की बात है। ना वो पॉलिटिकल शख्सियत हैं कि वो पॉलिटिक्स कर सकें, वो नीचे ना ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है कि वो ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चल सकें, ना वो ख़ुद ऐसे डूअर हैं जिसको कहा जाए कि प्रोएक्टिवली जो चलना होता है वो भी वो नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें तो जाहिर है कि वो एक ही बड़ी पार्टी है पंजाब में जिसको इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने वो नून लीग है, तो उनको तो बड़ा फ़ायदा इसका है। बल्कि खान साहब वहाँ जा रहे हैं, शायद कुछ ऐसे मसले मसाइल अब वहाँ पे होंगे जिनके ऊपर बातचीत की जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि खान साहब जो अपना वक्त रहता है उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन जो है वो सोच लें इस पे, या इस हवाले से कोई वहाँ जो बातें चल रही हैं कुछ लोगों से उन्होंने मिलना है कल, तो वो हम ये कह सकते हैं कि कल वो काफ़ी अहम मीटिंग्स लाहौर में करेंगे। लेकिन नून लीग क्योंकि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल से नहीं चाहती तो बस पीपल्स पार्टी को साथ लॉन्ग मार्च में लाने के लिए ये काम कर रही है। और अगर पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया भी जाता है, जिस तरह वो कह रहे हैं जी आप बंदे पूरे कर लें, वो कह रहे हैं कारा साहब कह रहे हैं जी दोनों मिलकर करें तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी कर सकेगी। तरीन ग्रुप को ले आए साथ या काफ लीग को ले आए, काफ लीग से बातचीत तो है, उनको कोई एक चाहिए जी काफ लीग से या तरीन ग्रुप से जो मामलात हैं, तरीन ग्रुप से जो मामलात हैं, देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनकी सलाम दुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी है, और वो अपना ये कोई भी फ़ैसला जो है वो अभी नहीं करने वाले। वो फैसला वो अभी बहुत से डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों की, ये 6 महीने जो आने वाले हैं इनमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। और जहांगीर तरीन अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो करता धरता है वो समझते हैं, और वो आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद पार्टी का कंट्रोल उनके पास आएगा। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं आने वाले दिनों में।
तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इस मौके पे कि वो किसी सियासी पार्टी के साथ इल्हाक करें। तो नए इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त वो लाइमलाइट जरूर करेंगे। बंदे सर पीपल्स पार्टी कहां से 22 तो यही तो है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी बाबर साहब, यही तो कहा जा रहा है। मुझे एक बात बताएं कि देखें, पंजाब में इस वक्त डेंगू का राज है। लाहौर में डेंगू के मरीजों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है और उस्मान बुज़दार सरकार जो है इन्होंने स्प्रे तक नहीं करवाया। फरवरी में पहली मीटिंग होनी थी, डेंगू SOP है उसकी तहत पहली मीटिंग होनी थी जो नहीं हुई। वज़ीर आला ने अभी तक कोई डेंगू के हवाले से बड़ी मीटिंग नहीं की, बर वक्त लार्वे को मारने के लिए स्प्रे नहीं किया, गवर्नेंस है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और तो इसमें इससे आइडियल चीफ मिनिस्टर उनको कहाँ से मिलेगा? वो क्यों उसको तब्दील करें और ये जो पंजाब में जो सारा गंद है 6 महीने के लिए अपने सर पर ले लें। नून लीग ये चाह रही है कि उस्मान बुज़दार अगले 6, 8, 10 महीने वज़ीर आला पंजाब रहें और जब भी ये गवर्नमेंट जाए उस और नए इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हुए उस वक्त तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होने चाहिए। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास 22 सीटें मैनेज नहीं होनी, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी पहले दिन से जिद कर रही है, वो इस पे अड़ी हुई है। वो ये चाह रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है वो नो कॉन्फिडेंस में उनका साथ दे। तो नून लीग जो है वो ये चाह रही है कि अगर उन्हें लॉन्ग मार्च करना है तो बिलावल जो है वो उनके साथ स्टेज पे खड़े हों। तो ये जो मैंने कहा कि ये एक CBM का हिस्सा है। सिर्फ एक अगर ये नो कॉन्फिडेंस आया, अगर आया, जो कि मुझे अभी उम्मीद नहीं लग रही, अगर आया भी तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए होगा। मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब में ये कोई तब्दीली ला सकेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि चौधरी परेज जो है वो PTI को सपोर्ट की सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वक्त सपोर्ट विड्रॉ करना जो है वो उनके लिए भी नुकसानदेह है, उनको भी इसमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, जब पंजाब में नहीं आ सकती गुलाम रज़ा साहब तब्दीली इस तरह की, तो विफाक में कैसे आ जाएगी? आप कह रहे हैं 2022 इलेक्शन का साल है, बाबर डोगर साहब कह रहे हैं जी 6 महीने बाद का इनका वाज़ेह प्लान है, इन्होंने यलगार कर दिया। आप दोनों की बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, आपकी खबरें दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। कैसे 2022 में इलेक्शन करवा लेंगे? पंजाब हुकूमत गिराने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान को डायरेक्ट हम गिरा लेंगे, कैसे मुमकिन हो सकेगा? लॉन्ग मार्च किस तरह से कर लेंगे? और सिर्फ क्या अर्ली इलेक्शन वो भी 3-4 महीने पहले, क्या फ़ायदा उसका? उसामा गाजी साहब, बहुत ज़्यादा महंगाई का एक बड़ा रेला है जो कि अवाम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर चुका है और इसके सेंटीमेंट्स हैं। इनको कैश करवाना अब सियासी जमातों का काम है कि वो किस तरह से कैश करवाते हैं। और इसके साथ साथ ये ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी 5 साल पूरे करने के बजाय 4.5 साल आप दे देंगे किसी गवर्नमेंट को, वो 2 महीने पहले भी होगा। वो कहेंगे कि देखो मुझे टाइम पूरा करने दिया गया। एक उनको इशू तो रहेगा उनके पास। एक आप जो नहज पे वो इस नहज पे लेके आने की कोशिश करेंगे खान साहब को कि खान साहब कुछ ऐसे मामलात में फंस जाएं कि खुद ब खुद सिस्टम जो है वो नए इंतखाबात की जानिब चला जाए। आखिरी साल में हमेशा हाँ जी ये प्रेशर जो है ज़रूर बिल्ड होता है। हम देखते हैं, ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद बात करेंगे सहाफ़त के हवाले से क्या कुछ पाकिस्तान में लिखा जा रहा है, कि अब ज़ातियात पर होगी, ट्रेंड्स बनाए जाते हैं अजीबो गरीब, और ज़ाती एक दूसरे की ज़िंदगी में इस तरह की बातें की जाती है कि बड़ा दुख होता है। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब आज काफ़ी बरहम थे, काफ़ी गुस्से में थे, जज्बाती थे। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह के अल्फाज जो कुछ लिखा जा रहा है अपने अव्वल के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल उनको गाली दी जा रही है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। सहाफ़त में क्या हो रहा है, कैसे कॉलम लिखे जाते हैं, किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आपने इमरान खान पर तनकीद करनी है ज़रूर कीजिए, लेकिन जो शख्स सियासत में नहीं है उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ आप किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की चीज़ें लिखते हैं, किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। कभी कुछ जादू टोने की बात कर दी जाती है, कभी कुछ। और अब तो यानी कॉलम्स में इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो पहले इस कौम की बेटी हैं, वो माँ हैं, उनके बच्चे हैं, किसी के दिल पर क्या गुजरती होगी। और आपके वालिदैन के बारे में कुछ इस तरह कहेगा तो ज़ाहिर आप जज्बाती होंगे। तो क्यों इस तरह किया जा रहा है, इस चीज़ को रुकना चाहिए, वरना फिर यह है कि मजबूरन उसका जो भी शख्स इस तरह की बातें करे उसका जवाब देना पड़ता है, दिल नहीं भी चाहता तो। अब इसमें बाबर डोगर साहब
क्या करें, किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए? क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है, अब आए हैं शहबाज गिल साहब, तो इससे तो लगता है कि जिन लोगों ने वो कॉलम लिखा या लिखवाया गया या जो भी बात की गई, वो तो खुश होंगे कि देखा इसका असर हो रहा है। तो वो बाकायदा मरीम साहिबा ने पहले ये जुमले कहे थे जादू टोने वाले, और फिर इसको कैरी किया गया सोशल मीडिया पर हर तरफ, और जो बातें की गई मैं वो दोहरा नहीं सकता, सोशल मीडिया ट्रेंड जो बनाए गए। अब बात यह है कि कॉलम्स में वही जुमले दोबारा बार बार लिखे जा रहे हैं, सुइयाँ चबोना, कोई पता नहीं ये करना वो करना, पुतले और ये सब कुछ। उसामा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जर्नलिस्टों का एक टारगेटेड ग्रुप जो है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, वो टारगेटेड किस्म का जर्नलिज्म कर रहा है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल लगातार वो ना टारगेट किए हुए हैं पीटीआई को, सिर्फ पीटीआई को। मेरा आप जब जर्नलिस्ट जो है, जो मैंने जर्नलिज्म सीखी है, उसमें कैटलिस्टिक अप्रोच है। आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, इंडिपेंडेंट सोच के साथ आपने जर्नलिज्म करना है। जो भी खबर हो, जिसकी भी खबर हो, इससे इरेलेवेंट है कि उससे किसको नुकसान पहुंचता है, किसको फ़ायदा पहुंचता है, खबर है। लेकिन अब ये ज़ातियात पे उतर जाना, इस तरह का कीचड़ उछालना, ये गलत है। अब मुझे पता है, मैं फिर अगर कहें तो मैं बोल देता हूँ कि शहबाज शरीफ किस पीर के पास जाते हैं, शहबाज शरीफ की बेटियाँ किस पीर के पास जाती हैं, मुझे पता है। ये सारे किसके जाके वहाँ पर दुआएं भी करवाते हैं, वहाँ पर वो वहाँ घुटनों को हाथ भी लगाते हैं। तो ठीक है, उनका ज़ाती फेल है। मेरा काम ये नहीं है कि वो किस पीर के पास जाते हैं, उससे क्या दुआ करवाते हैं। मेरा इशू ये है कि मैंने उनकी पॉलिसीज़ को देखना है, मैंने उनके एक्शंस को देखना है, ये ज़ातियात पे मैंने नहीं उतरना। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है, ये उस आसमा शराजी ने जो किया वो गलत किया, दो कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया उस कॉलम में, लेकिन जो चीज़ें लिखी वो एक सीक्वेंस से लिखी जा रही हैं, वो एक सीक्वेंस से उसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन शहबाज गिल साहब की जो लैंग्वेज है ना उसामा साहब, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। ये जो मिनिस्टर जिस तरह से जो कर रहे हैं वो भी ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ये उनको जेब नहीं देता कि वो भी इस तरह की हरकत करें। शहबाज गिल जिस तरह से पर्सनल होते हैं, वो भी कोई इतना उनके शायान शान नहीं है, ना इमरान खान साहब की शायान शान है। तो इनको भी चाहिए कि वो भी बैलेंस करें। हुकूमत भी चाहिए कि वो जर्नलिस्टों को जिस तरह से ख़वातीन के हवाले से सोशल मीडिया को यूज किया जाता है, ट्रोलिंग की जाती है, जिस तरह से फीमेल जर्नलिस्ट जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, ये भी कोई काबिल तहसीन काम नहीं है। आज उन्होंने वैसे तो काफ़ी बेहतर तरीके से बात की है, लेकिन गुलाम साहब देखें, वो ये कहते हैं कि जी हमने कभी शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के हवाले से कभी कोई इस तरह की बात की हो, या आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब की मरीम के अलावा बेटी हैं, उनका तो कहते हैं जी मुझे नाम भी शायद पूरा नहीं पता, कभी वो मेरी बहन है उनके बारे में इस तरह की बात की हो। यानी जो लोग पॉलिटिक्स में जिनका ताल्लुक नहीं है उनके बारे में, और फिर जानबूझकर यानी इस तरह की बात करना, या तो आपको उसको सबूत हो। देखिए अब क्या जर्नलिज्म यही रह गया कि जी फलां बंदा जो है फ़र्ज़ करने अच्छा वो शराब पीता है, ये करता है वो करता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, लेकिन किसी पर ये तो यानी कुफरिया बात है, जादू टोना, ये तो या तो आपके पास कोई सबूत हो। तो अब जर्नलिज्म यही रह गया है, यही चीज़ें छापना रह गई हैं, हमारे पास कोई और इशू नहीं बचा। सामा गाजी साहब, मैं कालम पूरा पढ़ा है मैंने आसमा शराजी साहबा का, और उनकी जितनी हमारे साथ ही वो जर्नलिज्म करती रही हैं यहाँ इस्लामाबाद में, और कोई पैराट्रूपर नहीं है कि कहीं से वो उड़ के किसी जगह से आई हैं। दिन ब दिन उन्होंने काम किया है और काम करके यहाँ तक पहुँची है। बाकी एसोसिएशन की जो बात है, वो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन हो जाती है किसी न किसी सियासी जमात से। मैं यहाँ 3 जुमले उनके जिनके ऊपर सारा ये ट्रोलिंग शुरू हुई है और उनकी बैशिंग की गई है। वो लिखती हैं कि अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियाँ टकाई जाएं या सुइयाँ चबुई जाएं, मुईशत चूं संभलने वाली नहीं, जबकि मुईशत के तकाज़े तब्दीली का मुताला कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज़्यादा अहम है। देखिए अब मुझे ये बताएं, देखिए सुने मेरी बात जी, कोई एक लफ्ज़ उसमें बता दें जिसमें खातून अव्वल, मोहतरमा खातून अव्वल का नाम हो। सही, ये क्यों खान साहब के जो इर्द गिर्द चमचे और उनके बहुत सारे, नहीं देखिए ये सब उन्होंने जो जुमले मरीम साहब ने बोले हैं उन्होंने यही है, उन्होंने भी नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने भी नाम, आसमा शराजी ने भी नाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने, देखे बात सुनिए, मेरी गुजारिश सुन ले, मरियम नवाज साहबा ने भी नाम नहीं लिया था किसी का।
गुलाम साहब, इन्होंने आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिससे मर्जी पूछ ले। आप क्यों उधर लेके जाते हैं? वो एक मोहतरम शख्सियत है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुनो ना, मेरी बात तो सुनो गुलाम साहब, मेरी बात सुन ले। अगर मेरे हवाले से एक चीज कही जा रही है मुसलसल तसलसल से, उसामा गाजी के बारे में सोशल मीडिया पर ये अब मेरा नाम कोई ना ले और वही चीजें हूबहू उठाकर जो इस वक्त चल रही हैं, वही ट्रेंड, वही बातें, और कहे कि जी इमरान खान की हुकूमत अब ये काम, तो सर ये तो बच्चे को पता है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे। ऐसी तो नहीं है कि वो खाम खा के पागल हैं और इस तरह से इशारे की बात नहीं है। जर्नलिज्म में काटदार जुमले इस्तेमाल होते हैं, काटदार जुमले इस्तेमाल होते हैं, वही काटदार होंगे जो मरियम कहेंगी, ये जादू बोलने से चल रही है। लेकिन इसमें मरियम नवाज को नहीं की जाती। 50 से एक दिन की कोले नहीं करें वो। मैं पहले ही बात कह चुका हूं। मैं एक चीज बताऊं, यहाँ एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट है जिसका काम लोहे का ग्लास टारगेटेड जर्नलिज्म कर रहा है। जी अब मुझे बताएं जी, लोहे का ग्लास मरियम साहबा उठाती हैं, अब हम ये जर्नलिज्म करेंगे। अब पता चला कल हम आगाज करेंगे जी, जो कोई लोहे का ग्लास लेकर उठता है तो पता है वो किधर से जादू करवाता है, किधर टोना करवाता है। मैं मरियम का नाम नहीं लेता, तो फिर क्या मतलब है इसका? मैं मतलब बड़ी अच्छा जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने तो नाम ही नहीं है मरियम साहबा का। बात सुने, मेरी बात सुन। अच्छा, आप जरदारी साहब के होते हुए रोजाना आप जरदारी का पीर आ गए हैं जी, जरदारी के जनाब बकरे ज़िबा हो रहे हैं, आज काले बकरे 10 का सर जादू टोने सुइयां जब गाड़ी के सर सदका बकरा और बात है, वो मरियम औरंगजेब से होता रहा है, उनकी वालिदा भी कर रही थी मरियम औरंगजेब साहब। पीछे चले जाए वो और छोड़ दें, नहीं तो उसमें जादू टोना हराम है सर, बकरे देना जायज है, बड़ा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में चले जाए वापस। जादू टोना हराम है, कुफरिया काम है। बेनजीर भुट्टो के इस ये यहाँ पे कहीं जादू टूना जो है वो नहीं लिखा हुआ। सर कबूतर का खून, सुइयां जब होना, पीर सब क्या बात करें आपने, अभी तो सब जुमले पढ़े हैं। सुइयां जब होना, पुतले लटकाना, ये कौन सा है सर मुझे बता दे, ये कहाँ होता है? ये जादू टोना नहीं तो और क्या होता है? मरियम साहब ने भी यही कहा। यहाँ को मुझे ये बताएं, कोई जादूगर है ऐसा? जी क्यों लेके जाते हैं उनके उस तरफ को? वो एक रूहानी शख्सियत है, वो उनका तो मामला इन ऐसे चीजों से मामला नहीं है उनका, खतून अव्वल का। क्यों उनका नाम ये लेके आते? खुद अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, ट्विटर उनका नाम लिया जाता है। गुलाम मुर्जा साहब ट्विटर पे जो ये कर रहे हैं ना, वो सबको साफ नजर आ रहा है। ये जो एक पर्टिकुलर टोला बैठा हुआ है ना ट्विटर पे, जो सहाफियों के साथ जुल्म हो रहा है, सहाफियों के साथ, वो भी मैं देख रहा हूं। सर बिल्कुल गलत है, दोनों तरफ से गलत है। और वही ट्रेंड जब वहां बनते हैं, ट्विटर पर वो ट्रेंड बने हुए हैं, और हमारा काम ये नहीं कि आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन बन जाएं, कॉलम लिख रहे हैं। चले सर ब्रेक क्या हम गुफ्तगू में ब्रेक लेते हैं। हेडलाइंस का चूंकि वक्त होने लगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।